एक आखिरी क्वेश्चन हाँ। बिफोर वी एंड द पॉडकास्ट। हम्म, आप कोई एडवाइस है जो हमारे यूथ को देना चाहेंगे ताकि वो एक सिक्योर ज़िंदगी जी पाएँ आज के बाद? ओके। एक स्पेशली यूथ्स के लिए एक मंत्र हमेशा ध्यान में रखिएगा, सूनर द बेटर, डोंट डिले। उसके पीछे रीज़न क्या है? कम एज, रिस्क कम होता है, हेल्दी होते हैं, हेल्दी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, और कोई प्रॉब्लम आने के चांसेस के लिए हमारे पास टाइम बहुत होता है। तो प्रीमियम भी कम होता है, पॉलिसी आराम से इशू जाती हैं, कंपनी के साथ ज़्यादा कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं, और आगे चल के कोई क्वेश्चन मार्क नहीं रेज होता है कि जी आपको प्रॉब्लम। तो तीन चीज़ों के ऊपर मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ यूथ को। सबसे पहले, अगर आप अर्निंग है तो अपना टर्म इंश्योरेंस जरूर 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 करवाइए, नंबर वन, ताकि इन केस इफ आई एम नॉट देयर, मेरी फैमिली का फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनी रहे। नंबर टू, हेल्थ इंश्योरेंस, जिसको हम मेडिकल इंश्योरेंस भी कहते हैं, ये जरूर होना चाहिए बिकॉज ऑफ राइजिंग मेडिकल कॉस्ट। 14% मेडिकल इन्फ्लेशन है हमारी कंट्री के अंदर, 14%। आज जो काम 2 लाख में हो रहा है, आज से 10 साल के बाद वही काम 7.5-8 लाख में होगा। सो व्हाट्स द पर्पस? महंगाई बढ़ रही है। तीसरा चीज़, रिटायरमेंट सॉल्यूशन जरूर सबको करना चाहिए। सारी ज़िंदगी तो मेरा हाथ ऐसा रहा जब तक मैं कमा रहा हूँ, जब कमाई बंद हो गई तो मेरा हाथ ऐसा हो जाए। कौन चाहता है? करके देखो ऐसा। अच्छा लगेगा क्या? खुद को ही नहीं अच्छा लगेगा यार। दे दे कुछ। और जिस तरीके से, जिस दिशा में समाज में नैतिक मूल्यों का पतन होता जा रहा है, थोड़ा सा ये रियलिटी बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि माँ बाप के लिए बच्चे बोझ नहीं है, बट बच्चों के लिए आज की तारीख में माँ बाप बोझ बनते जा रहे हैं। ये हार्ड रियलिटी है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, इससे हम भाग नहीं सकते। आपको बहुत सारे केसेस देखने को मिले होंगे न्यूज़पेपर में वैसे भी, कि है ना, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े घरानों के जो लोग हैं, बच्चों ने अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में रहने में मजबूर कर दिया है। बड़े बड़े घराने, ठीक है ना, मतलब दे आर मिलियनर्स। ठीक है। अब तो एटलीस्ट मैं रिटायरमेंट सोल्यूशन की क्यों बात कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए मेरा बच्चा मेरा केयर नहीं भी करता है बुढ़ापे में, अगर वो कर रहा है तो ऊपर वाले का आशीर्वाद। एटलीस्ट जब मेरा एक्टिव अर्निंग ईयर्स जब ख़त्म हो जाएंगे तो मेरे को अर्निंग तो तब भी चाहिए ना। बुढ़ापे में या रिटायरमेंट के बाद कहते हैं जी खर्चे कम हो जाते हैं क्योंकि बच्चे पढ़ चुके हैं, सब कुछ हो चुके, लेकिन मेरा ये मानना है कि खर्चे कम नहीं होते। कहीं ना कहीं डॉक्टर मेरा परम मित्र बन जाता है, केमिस्ट मेरा परम मित्र बन जाता है, क्योंकि बुढ़ापा है तो बीमारियां आए दिन तो खर्चे कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं। और एटलीस्ट मैं और मेरी वाइफ, हम दो बुज़ुर्गों को तो अपना गुजारा करना ही है ना। तो क्या उसके लिए मैंने कोई इंतजाम किया या नहीं किया? तो यंग एज में वो प्लानिंग शुरू कर देना इसलिए एडवाइजेबल रहता है क्योंकि मेरे पास ऑन एन एवरेज 30-35 साल का अर्निंग ईयर्स का पीरियड होता है, जिसमें मैं अगर थोड़ा 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 अमाउंट करके रेगुलर बेसिस पे जमा करता रहूँगा तो रिटायरमेंट के लिए मेरे पास एक अच्छा खासा कॉर्पस तैयार हो जाता है। और उस कॉर्पस में से मेरी एक रेगुलर इनकम मेरे को जनरेट होकर आती रहेगी टिल माई लास्ट ब्रेथ। मतलब ये से बहुत बड़ी बात है ये, कि जब तक मैं जीवित रहूँगा तब तक मुझे पैसा मिलता रहेगा उस कॉर्पस में से। अब उसमें बहुत सारे वेरिएंट्स हैं कि मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं जीवित रहूँ मुझे मिले, मेरे बाद मेरी वाइफ को मिलते रहे जब तक वो जीवित रहे, उसके बाद अगर कुछ पैसा बच रहा है तो मेरे बच्चों को दे दिया जाए। तो यानी कि एक लेगेसी भी मैं क्रिएट करके जा सकता हूँ। तो देयर आर एन नंबर ऑफ वेज। तो अगर मैं सिंपल बात करूँ कि मैं और मेरी पत्नी जब तक हम जीवित रहे, हम दोनों का गुजारा चलते रहे, तो वो इनकम एक जनरेट होती रहनी चाहिए। तो इन तीन एस्पेक्ट्स के ऊपर किसी भी व्यक्ति को जरूर प्लानिंग करनी चाहिए। लेकिन एक बड़ी विडंबना है आज के यूथ में जो मैं देखता हूँ। आज के यूथ में हाईली टैलेंटेड है, हाईली क्वालिफाइड है, पैकेजेस पे बहुत अच्छे काम शुरू करते हैं वो लोग, लेकिन इनकम आनी शुरू होती है, लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस पहले खड़े कर लेते हैं वो लोग। कहीं ना कहीं वो शो ऑफ में, कि वो मोबाइल महंगा वाला चाहिए, गाड़ी लग्जरीज चाहिए, सब कुछ चाहिए, सारे खर्चे हैं, ठीक है ना, उससे कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल प्लानिंग की हम लोग बात करते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग की, वो बैक सीट ले लेती है। और एक समय आता है जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़नी शुरू होती है, जब तक समझ में आना शुरू होता है तब तक काफ़ी समय निकल चुका होता है। जैसे मैं अपनी बात करूं, 2005 में जब मैं इंश्योरेंस में आया था भविष्य, उससे पहले
सेविंग के नाम पे मेरे पास ज़ीरो था टिल 2005। मेरी बिटिया 4 साल की हो चुकी थी, एक मैरिड मैन, 4 साल की बच्ची, और सेविंग कुछ नहीं। मेरे पास पापा के पुराने एक मित्र जो कि इंश्योरेंस का काम करते थे, ठीक है ना, पहले तो LIC कंपनी हुआ करती थी, तो उससे आते थे, तो कहते थे संजू करा ले, तो मैं कहता हाँ जी करा लेंगे, हाँ जी करा लेंगे। ये मेरा माइंडसेट था इंश्योरेंस में आने से पहले। फिर ऐसा समय आ गया था कि अगर पता लग जाए ना पहले से कि वो अंकल आने वाले हैं, तो मैं घर से गायब हो जाता था कि अंकल फिर वही बोलेंगे यार पॉलिसी करा ले, जो हम लोग की आज के डेट की यार यार ये तो खून पे आते हैं इंश्योरेंस एजेंट। लेकिन भविष्य जब 2005 में मैं इस इंडस्ट्री में एंटर किया, और जब मैं 15 दिन की ट्रेनिंग में बैठा, क्योंकि अगर आप ऐसे फ्रीलांसर आना चाहते हैं तो आपको एक एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, जो कि रेगुलेटरी एग्ज़ाम है जो आपको क्लियर करते हैं। तो 15 दिन का ट्रेनिंग हुआ करता था पहले, 15 आवर्स का, 15 डेज़ का। उस ट्रेनिंग में तीसरे दिन कुछ एक कॉन्सेप्ट ऐसा डिस्कस हो रहा था कि उस दिन मेरी आंख खुली और मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ आई कि संजय, अगर आज तू आज इस ट्रेनिंग रूम से, सेंटर से अपने घर नहीं पहुंचा, रास्ते में तेरे साथ कुछ हो गया तो क्या। उस दिन मेरा बल्ब जला कि संजय बहुत देर हो चुकी है। देर तो हो चुकी थी क्योंकि मेरी एज भी हो चुकी थी थोड़ी सी, मैं मिडिल एज मैन उस टाइम पे, और बिटिया 4 साल की हो चुकी थी, बट स्टिल आई स्टार्टेड। और फिर वही जो मैंने भी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि टर्म इंश्योरेंस में आज भी नहीं ले पाया क्योंकि मैं लेट हो चुका था, और मेरी हेल्थ, जो मुझे पता भी नहीं थी मेरी बॉडी के अंदर क्या चीज़ काम कर रही है, जिसने मुझे हेल्थ इंश्योरेंस, वो टर्म इंश्योरेंस लेने ही नहीं दिया। तो आई एम स्टिल अनइंश्योर्ड। तो मैं आज के यूथ को यही एडवाइस देना चाहूँगा, डोंट डिले। अगर आपको चीज़ समझ में आ गई है, डोंट डिले, डोंट वेट फॉर अ राइट टाइम कि नहीं अभी क्या ज़रूरत है, अभी तो मैं हेल्दी हूँ, अभी तो मैं यंग हूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं है, ये तो बुढ़ापे वाले काम है। सूनर द बेटर। प्रीमियम कम होगा, आपकी कॉस्ट कम होगी, कवरेज अच्छा मिल जाएगा, और आने वाले टाइम में जब भी कोई क्लेम रेस होगा तो क्वेश्चन राइज होने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि आपने एक सही टाइम पे सही निर्णय ले लिया था। ओके। तो मैं तो आज के स्पेशली यूथ को मैं बोलूँगा, अपने इन 3 एस्पेक्ट्स के ऊपर प्लान कर लो पहले से। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि आज मैंने प्लान कर लिया तो बस छुट्टी। मेरे को हर 2-3 साल में इसको रिव्यू करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मेरा इनकम चेंज हो रहा होगा, मेरा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा होगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चेंज हो रही होंगी, मेरी फैमिली का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे हर 2 से 3 साल में एटलीस्ट रिव्यू करता रहना चाहिए, क्या मैं अभी भी सफिशिएंट कवरेज में चल रहा हूँ, चल रही हूँ, हाँ या ना। अगर नहीं तो मुझे उसको रिवाइज करते रहना चाहिए। ये रिव्यू भी बहुत ज़रूरी है। बट येस, सूनर द बेटर। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विदाउट ए टिकट ऑन ए ट्रेन, इट्स अ वेरी स्मॉल क्राइम, छोटा सा पनिशमेंट है, 3 महीने का शायद जेल है, ठीक है, यही तो है ना, या कुछ पेनल्टी है। बट इफ़ यू डाई विदाउट एन इंश्योरेंस टिकट, इट्स ए वेरी बिग क्राइम, बिकॉज इट विल बी ए लाइफ लॉन्ग पनिशमेंट फॉर योर फैमिली। ऑलवेज रिमेंबर दैट। कभी भी बगैर इंश्योरेंस के मरना नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ आज का पॉडकास्ट हम एंड करते हैं। मुझे धन्यवाद। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिली। इंश्योर्ड होने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हमारी पॉलिसी में क्या लिखी है। तो आई होप कि मेरे जैसे हमारे ऑडियंस को भी उतना ही पसंद आया होगा। और अगर अभी तक आपने टर्म इंश्योरेंस नहीं लिया है तो प्लीज़ अप्लाई कर दीजिए। और इसी के साथ अगर आपको सिर्फ ऑडियो पॉडकास्ट सुनना है तो हम स्पॉटिफाई पे भी अवेलेबल हैं। प्लीज़ फॉलो भविष्य सिंधवानी ऑन स्पॉटिफाई। कमेंट सेक्शन में हमें बताओ कि आपका आज का फेवरेट और सबसे यूज़फुल मोमेंट कौन सा था। थैंक यू। एक चीज़ इसमें और ऐड करना चाहूँगा मैं, आपके जो ऑडियंसेस हैं मैं उनको एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा, क्योंकि बीमा एक ऐसा विषय है जो कि बहुत गहन है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। हो सकता है शायद आपके मेरे डिस्कशन में कुछ चीज़ें ना कवर हो पाई हों और ऑडियंस के मन में कोई सवाल उठे, तो वो कमेंट में करके आपसे पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि उनका आंसर अपनी बेस्ट एबिलिटी के साथ उनका समाधान करने की कोशिश ज़रूर करूँ। ज़रूर। ठीक है, ये चीज़ कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू मुझे आमंत्रित करने के लिए।